Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and July to all my dear students. And this is Sajad Hussain. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के जो हमारा जो चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम यहाँ पे बताएंगे कि व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पिछले फ्यू डेज से इसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आज हमें बताना है कि व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारे इलेक्शन का सिस्टम जो है वो क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको बताया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है, या एक समाज में जो है क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए। अगर किसी समाज में पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं तो उसका सही असर पब्लिक पे क्या पड़ता है, उस पॉलिटिकल कंपटीशन का गलत असर पब्लिक पे क्या पड़ता है। इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके सामने बताया था। तो आज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के इलेक्शन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम हमारे इंडिया के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकुलरली इंडिया में किस टाइप के इलेक्शंस होते हैं। तो व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? कैन वी से दैट इंडिया आर डेमोक्रेटिक? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. The Lok Sabha or the Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. ठीक है, जनरल इलेक्शन। यहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होता है, हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होता है, क्या ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं या ये इलेक्शन नॉन डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत होता है। इंडिया के इलेक्शन में अगर हम देखेंगे तो दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं मेनली। ठीक है, छोटे इलेक्शंस भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इलेक्शन होते ही नहीं। दो टाइप के जो बड़े इलेक्शन होते हैं उसमें एक होता है लोकसभा का, जो हम पार्लियामेंट लेवल पे देते हैं। दूसरा होता है विधानसभा का। विधानसभा जो है हम असेंबली, जिसको हम असेंबली कहते हैं, स्टेट लेवल पे जो हम इलेक्शन देते हैं उसको हम विधानसभा कहते हैं। ठीक है, हर हिंदुस्तान के हर स्टेट में 2 हाउस आते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया कि इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के इलेक्शंस होते हैं जो बड़े इलेक्शन होते हैं। ठीक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है जिसको हम एमपी इलेक्शन कहते हैं, वो लोकसभा में होते हैं 5 साल के बाद। दूसरा स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं जिसको हम विधानसभा कहते हैं, वो स्टेट लेवल पे होते हैं, ये भी होते हैं सारे स्टेट्स में 5 साल के बाद। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है बड़े इलेक्शन की इंडिया में इंडिकेटर हैं। ठीक है, तो 5 साल जब भर जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक हम इलेक्शन करते हैं जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम निकालते हैं 5 साल के लिए। जब 5 साल ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद दूसरे 5 साल के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये जो पहला वाला 5 साल होता है इसमें एक लीडर जो है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है अपना काम करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 5 साल ख़त्म हो जाते हैं तो दूसरा इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम पार्लियामेंट लेवल की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में जो पहला 5 साल हम इलेक्शन देते हैं तो 5 साल जो है वो बंदा जो है हुकूमत चलाते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, जब हुकूमत चलाते हैं तो 5 साल ख़त्म होने के बाद क्या होता है, 5 साल ख़त्म होने के बाद हम नए इलेक्शन के इंतज़ामात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हर 5 साल के बाद इंडिया में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होता है। दिस इज़ कॉल्ड एंड दैट इज़ कॉल्ड द रेगुलर इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की निशानी है जहाँ पे हर 5 साल के बाद इलेक्शन जो है स्मूथली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस हुकूमत के बाद दूसरा हुकूमत आता है, उसके बाद दूसरा आता है, उसके बाद फिर से वही आ जाता है। ठीक है, तो लोगों की पसंद के हिसाब से सीट चेंज हो जाते हैं। तो जो 5 साल के बाद हर 5 साल के बाद जो सेंटर लेवल पर जो इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमपी की जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन को
याद रखना स्टूडेंट्स, उस इलेक्शन को जो सेंटर लेवल पे होता है, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट हाउस के लोअर हाउस का जो इलेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनरली सारे हिंदुस्तान में एक साथ, एक दो दिन का फ़र्क होता है, एक साथ जो है कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान की नेशनल हुकूमत बनाने के लिए। इसके बाद जब 5 साल ख़त्म होता है तो फिर दूसरा हुकूमत आ जाता है। अगर इसी तरह हम विधानसभा की बात करेंगे, मैंने कहा कि लोकसभा जो है वो सेंटर लेवल पे है, विधानसभा जो है स्टेट लेवल पे होता है। विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा में भी 5 साल के बाद हर स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सारे स्टेट्स में 5 साल के बाद क्या होता है, इलेक्शंस होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात अलग थी, जब 370 था तो जम्मू कश्मीर में क्या होता था, 6 साल के बाद इलेक्शंस होता था। लेकिन अभी आई एम नॉट श्योर कि 5 साल है कि 6 साल है, लेकिन आई थिंक अभी 5 साल होगा, क्योंकि 370 के टाइम पे जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शन 6 साल के बाद होता था, और लेकिन बाकी हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स में 5 साल के बाद इलेक्शंस होता है, ठीक है। तो 5 साल के बाद स्टेट असेंबली इलेक्शन भी होता है, जिन मेंबर्स को हम MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये भी 5 साल के बाद होता है, और सेंटर लेवल का इलेक्शन भी 5 साल के बाद होता है। स्टेट लेवल का जो असेंबली होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, या उसको विधानसभा कहते हैं। सेंटर लेवल का जो इलेक्शन होता है उसको हम लोकसभा इलेक्शन कहते हैं, या उस हाउस को हम हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं। तो इसी तरीके से दोनों साइड्स में जो है इलेक्शन का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन 5 साल जब ख़त्म हो जाते हैं तो लोकसभा और विधानसभा मीन्स स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन 5 साल ख़त्म होने के बाद दोबारा लड़े जाते हैं। Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called general election, ठीक है। ये हो गया जनरल इलेक्शन, ठीक है, जो सेंटर लेवल पे इलेक्शन होता है। Sometimes elections is only held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called ए बाई इलेक्शन, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल लोकसभा में MPs था 543 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड। 543 MPs में से फॉर एग्जांपल कोई 1 या 2 MP जो है मर जाता है सडनली, ठीक है, या कोई 1 या 2 MP या 3 या 4 MP रिजिग्नेशन देता है, इस्तीफ़ा देता है, ठीक है, वो पार्लियामेंट छोड़ के आ जाने का फैसला करता है, या वो सडनली उसका डेथ हो जाते हैं। तो इन दौरान क्या करता है, उसी एक सीट के लिए, जो एक सीट जिसका बंदा मर गया था, जो MP मर गया था, या जिस MP ने रिजिग्नेशन दिया था, तो उसका MP सीट खाली हो जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट, तो उसी एक के लिए नया इलेक्शन लड़ा जाता है। तो उसी 1 या 2 के लिए जो उसी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज में, ठीक है, उसी जहाँ पे वो इंसान मारा था, जिस कंस्टिट्यूंसी का, जिस रीजन का MP मारा, ठीक है, या उसका डेथ हुआ या उसने रिजिग्नेशन दिया, तो उसी के जगह पे दूसरे इंसान को फिल करना है। तो उसके लिए उसी एरिया में, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि उसी एरिया में जहाँ से उसने रिजिग्नेशन दिया था, जहाँ उसका सीट खाली हुआ था, तो उसी एरिया का जो है नया इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन को हम कहेंगे बाई इलेक्शन। याद रखना, जनरल इलेक्शन उसको कहते हैं जब सारे हिंदुस्तान में 543 MPs का जनरल इलेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड जनरल इलेक्शन। लेकिन किसी 1 या 2 MP का डेथ हो जाते हैं, या कोई 1 या 2 MP छोड़ के जाता है, रिजिग्नेशन देता है, उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शन। उसी 1 या 2 सीट को फिल करने के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम बाई इलेक्शन की फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, जनरल इलेक्शन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ये इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज क्या होता है। You read about the people of Haryana elected 90 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of election. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representatives. देखो, यहाँ पे आपने हरियाणा की बात किया, चैप्टर की शुरुआत में हमने हरियाणा असेंबली के इलेक्शन की बात किया, तो वहाँ पे 90 MLAs था। हरियाणा असेंबली में 1987 के टाइम पे 90 MLAs था। MLAs मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
जो हरियाणा की विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें 90 MLA का जगह जो है था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे लोग जाके हरियाणा असेंबली में जाके वहाँ पे बैठे, वहाँ पे जाके वो इलेक्शन लड़ते हैं, सॉरी वहाँ पे जाके वो वोट करते हैं। हर इंसान जाके 90 MLAs को वोट करते हैं, ये ऐसा चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो वोटिंग असल में करते कैसे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वोटिंग करने का एक तरीका ये है कि हम क्या करता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को या किसी भी रीजन को या किसी भी स्टेट को, फॉर एग्जांपल अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा जो है एक स्टेट है, उस स्टेट को हम क्या करता है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हरियाणा की स्टेट को हम बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या हो गया, एक स्टेट को हम जो है क्या करेंगे, उसको एक स्टेट को हम 15-20 या उससे भी ज़्यादा या 10-15-20-30 अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइड करेंगे। इन टेरिटरीज में डिवाइड करने का फ़ायदा क्या रहेगा, इन टेरिटरीज में डिवाइड करने का फ़ायदा ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल हरियाणा को हम क्या करेंगे, 90 MLAs की ज़रूरत है तो हरियाणा को हम 90 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करेंगे, हरियाणा की स्टेट को, ठीक है। और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से कितने कैंडिडेट आएंगे, एक कैंडिडेट आएंगे। तो हरियाणा में क्या होगा, इसी तरीके से इलेक्शन का सिलसिला चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें, अगर हम पंजाब की बात करें, फॉर एग्जांपल पंजाब में 80 सीट हैं MLA का, ठीक है। पंजाब के असेंबली में या जम्मू कश्मीर के असेंबली में 87 सीट हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की असेंबली में 87 सीट हैं, तो हमें जम्मू कश्मीर को कितने कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है, 87 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है। कंस्टिट्यूएंसी मीन्स ए टेरिटोरियल पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हम अलग अलग रीजन को, डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हम डिवाइड करके एक एक कंस्टिट्यूएंसीज बनाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसीज बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेशनल इलेक्शन होगा लोकसभा का, ठीक है, स्टेट इलेक्शन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का या विधानसभा का, या कोई पंचायती इलेक्शन होगा या म्यूनिसिपलिटी का इलेक्शन होगा, ठीक है, किसी भी टाइप का इलेक्शन होगा या कोई डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन होगा, कोई भी टाइप का इलेक्शन होगा, तो उससे पहले हम क्या करता है, उसी रीजन को, उसी स्टेट को, उसी नेशन को या उसी डिस्ट्रिक्ट को हम जो है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जितना कंस्टिट्यूएंसी होगा हर कंस्टिट्यूएंसी से एक बंदा निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पार्लियामेंट हाउस में सीट कितना है लोकसभा में, 543। तो हमें पूरे हिंदुस्तान को कितने कंस्टिट्यूएंसीज बनाने हैं, 543, क्योंकि पार्लियामेंट में MP का सीट है 543, तो हमें पूरे हिंदुस्तान को डिवाइड करना है कितने कंस्टिट्यूएंसीज में, 543 कंस्टिट्यूएंसीज में। तो हर कंस्टिट्यूएंसी से कितने MP आएंगे, एक MP आएंगे। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कितने MP हो जाएंगे, 543। तो इसी टाइप का जो है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। हम सारे जाके पार्लियामेंट में जाके घुस के बैठ नहीं सकते हैं, तो हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने कंस्टिट्यूएंसी से भेज देंगे ताकि वो हमारे शिकायतें और डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि For Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. One of the features of democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituencies should have a roughly equal population living within it. ठीक है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में जो है लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। इसका मतलब लोकसभा में कितने MPs रहते हैं, 543 MP रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था एक कंस्टिट्यूएंसी से कितने MP होगा, एक MP होगा। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो एक कंस्टिट्यूएंसी से कितने MLA होगा, एक MLA होगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, पंचायत की बात करेंगे, एक कंस्टिट्यूएंसी से कितने पंच होगा या कितने सरपंच होगा, एक होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन में क्या होता है, सारे 18 साल से जो ऊपर लोग होता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, जेंडर एंड वटेवर, इन सारे चीज़ों पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई भी इंसान जो है वोटिंग कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान के जो कंस्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया है उसको ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी विलेज में रहता हूँ या किसी शहर में रहता हूँ, मैं यहाँ पे हमारे एरिया में सिर्फ 50 घर हैं, तो मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मुझे एक कंस्टिट्यूएंसी मिलेगा क्या,
नहीं मिलेगा। मुझे कंस्टिट्यूंसी बनाने के लिए, अपना एक अलग कंस्टिट्यूंसी बनाने के लिए मेरे साथ 2-3 लाख का पॉपुलेशन होना चाहिए एमपी इलेक्शन के लिए। उसका एक अलग क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो अगर मैं स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए मुझे उसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे कंस्टिट्यूंसी मिलेगा। कोई इंसान कहेगा कि यहाँ पे किसी पहाड़ी में 4-5 घर बसते हैं, तो वो कहेंगे कि हम 5 घरों के लिए एक कंस्टिट्यूंसी दे दो। वो कहाँ देगा उसके लिए कंस्टिट्यूंसी? ये पॉसिबल नहीं है। तो कंस्टिट्यूंसीज बनाने के लिए, ठीक है, आपको पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ते हैं। अगर आपके पास पॉपुलेशन कम है तो आपको किसी और के साथ एक झुंड में, एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में मर्ज किया जाएगा, ठीक है। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly और MLA, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट की तरह स्टेट में भी यही कंडीशन है कि किसी स्टेट की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम आसाम की बात करेंगे या हम हिमाचल की बात करेंगे, तो हमें क्या करना है, उस स्टेट को, हिमाचल स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो हमें हिमाचल स्टेट को, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 70 MLA की ज़रूरत है, हिमाचल असेंबली में 70 MLA की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हिमाचल को हम 70 कंस्टिट्यूंसीज में बांट देंगे। तो हर कंस्टिट्यूंसी से एक MLA जाएगा। उसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कह सकते हैं या हम उसको MLA भी कह सकते हैं। ईच पार्लियामेंट्री constituency has within it is several assembly constituencies. The same principle applies for panchayat and municipality elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elect one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats. For each constituency represent one seat in the assembly. ठीक है। When we say that Lokdal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lokdal won in 60 assembly constituency in the state, and thus Lokdal had 60 MLA in the state assembly, ठीक है। तो अगर हम समटाइम्स क्या होता है जना का, तो पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, लोकसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के अगर जो राज्यसभा होता है उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मीन्स हमारा जो पब्लिक होता है, लोकल पब्लिक होता है, वो वोट दे के हमारे असेंबली के लोगों को चुनते हैं, MLAs को। तो उसमें से कुछ MLAs जो है कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाते हैं। तो हम MLAs को चुनते हैं, लेकिन MLAs में से कुछ राज्यसभा में जाते हैं। तो इसलिए राज्यसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि हम उसको लोकसभा की तरह डायरेक्ट वोट करके नहीं भेजते हैं, ठीक है। हम पहले असेंबली में भेजते हैं अपने स्टेट के, फिर वो असेंबली के थ्रू पार्लियामेंट में जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो एक ये सिस्टम होता है। दूसरा, इसी टाइप का कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड करने का जो सिस्टम होता है वो पंचायत में भी होते हैं। आपकी गांव में पंच और सरपंच जो निकालते हैं, तो आपकी गांव को भी कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक विलेज है तो उसको एक कंस्टिट्यूंसी, 2 कंस्टिट्यूंसी, 3 कंस्टिट्यूंसी, ठीक है। हर कंस्टिट्यूंसी से एक एक पंच आएगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा बड़ा कंस्टिट्यूंसीज में से ब्लॉक लेवल पे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एक एक सरपंच आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम म्यूनसिपलिटी इलेक्शन की बात करेंगे तो म्यूनसिपलिटी में क्या होता है, म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी इसी तरीके से हम वार्ड्स में डिवाइड करते हैं टाउन एरियाज़ को या सिटीज़ को, ठीक है। तो हम म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में जो है कंस्टिट्यूंसीज नहीं कहेंगे, हम उसको वार्ड्स कहेंगे। वार्ड्स हम उसको कहेंगे जहाँ पे आपके एक टाउन को या एक सिटी को क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जज करता है कि इसमें कितने वार्ड्स बनेंगे। वार्ड्स मीन्स सेमली डिवाइड करना टेरिटरी को, एरिया को। ये या टाउन एरिया में या सिटी में हम इसको वार्ड्स कहते हैं। गाँव में जनरल इलेक्शन में या स्टेट असेंबली इलेक्शन में हम कंस्टिट्यूंसीज कह सकते हैं। तो वार्ड्स को डिवाइड करते हैं और हर एक वार्ड से कितने MLA कितने टाउन एरिया के या सिटी के मेंबर निकल जाएंगे, एक, ठीक है। अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में लोकदल, जहां पे 1987 में इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे लोकदल ने कितने सीट जीता था, लोकदल ने फॉर एग्जांपल 60 सीट जीतने में लोकदल कामयाब हुए। इसका मतलब लोकदल कितने कंस्टिट्यूंसी से जीत गए, 60 कंस्टिट्यूंसी से। 60 सीट का मतलब 60 MLA जीतने में लोकदल कामयाब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब लोकदल जो है 60 MLAs को जीतने में कामयाब हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज इसी पे रखते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम देखेंगे कि रिजर्वेड कंस्टिट्यूंसीज क्या होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर